है? ठीक है, तो जैसे जिन लोगों के यहाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जिन लोग को नहीं मिली है वो ओके ओके, जिन लोग को नहीं आई है मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक आ जाएगी, तो आप उसमें जो सही गलत है वो देख लीजिएगा एक बार और सॉल्यूशन से भी मैच कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई डाउट होंगे तो कल वाली क्लास में हम लोग पेपर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? तो एक बार लेकिन जो भी जैसे जो सही नहीं लग रहा है, जो गलत है, आप उनको एक बार सॉल्यूशन भी देख लीजिए कि हमने कुछ गलत सोचा होगा तो कर लीजिए, और फिर कल वाली क्लास में हम लोग उसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? चलिए, आज बच्चों थोड़ा सा हम लोगों ने जहां कल वाली क्लास में डिस्कशन छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो टॉर्क डिस्कशन कर रहे थे बच्चों, और मैंने आपको बताया था कि टॉर्क अबाउट अ पॉइंट भी डिफाइन होता है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस भी डिफाइन होता है। और बच्चों मैं कुछ कंडीशन ड्रॉ कर रहा हूं, आप मुझे बताइए किन किन कंडीशन में टॉर्क जीरो होगा अबाउट एन एक्सिस। मान लीजिए हम लोग डिफाइन करते हैं, तो ये मान लीजिए एक्सिस हमारी बेटा वाई वाई डैश एक्सिस है, और फोर्सेस कुछ इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स इधर लग रहा है F, एक फोर्स इधर लग रहा है F, और एक फोर्स आउटवर्ड लग रहा है F। तो बच्चों अगर मैं आपके ऑप्शन दूं A, B, C, तो बताइए इनमें से किस फोर्स का टॉर्क जीरो होगा? इनमें से किस फोर्स का टॉर्क जीरो होगा? बी एंड सी का जीरो होगा। ये चलिए एक और ऑप्शन आ गया D, इसका जीरो होगा नॉन जीरो होगा? कट कर रहा है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, अगर फोर्स पैरेलल हो या जो एक्सिस है उसको इंटरसेक्ट कर रहा हो, इन दोनों ही केसेस में टॉर्क जीरो होता है। केवल एक केस बच्चों मैंने बताया था जहां पे टॉर्क नॉन जीरो होगा, वो केस कौन सा था? जब फोर्स स्क्यू पैरेलल हो। बिल्कुल सही बात है, एक्सिस के जब स्क्यू पैरेलल होगा फोर्स तो वहां पे टॉर्क नॉन जीरो होगा। हम लोगों ने कल क्लास में डिस्कशन किया था, ठीक है बच्चों? एक और थोड़ा सा टॉर्क के बारे में आपको एक स्टेटमेंट लिखाना है, तो नोट बनाइए बच्चों और लिखिए। टॉर्क बच्चों नोट लिखवा रहा हूं, ठीक है? लिख लीजिए थोड़ा सा। टॉर्क ड्यू टू टॉर्क ड्यू टू टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम is always zero। बच्चों नोट बना के आप लिख लीजिए, इंटरनल फोर्सेस की वजह से किसी भी सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क हमेशा जीरो होगा। सर एक बार स्क्यू पैरेलल ब्रीफ में समझा दो सर। स्क्यू पैरेलल जैसे देखो ऐसा हो गया, जैसे ये दो लाइन है, ये पैरेलल हो गई, रेड और ब्लैक, ठीक है? ये पैरेलल हो गए, स्क्यू पैरेलल ऐसा हो गया, ठीक है? अब ये स्क्यू पैरेलल हो गया, ये भी अभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है? इनका प्लेन अलग है, ये पैरेलल हो गए, एक प्लेन में पैरेलल हो गए। अगर प्लेन बदल दिया जाए तो ये स्क्यू पैरेलल हो जाएगा, ठीक है? अभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये स्क्यू पैरेलल है। ओके सर। नोट बना के लीजिए बच्चों, टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। मैं एक एग्जांपल से बच्चों आपको समझाता हूं कि क्यों ऐसा होता है। बच्चों मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्जेस हैं या दो पार्टिकल्स के मास ले लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो भी ले लीजिए। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लेता हूं, तो
दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पे फोर्स लगाएगा और निगेटिव पॉजिटिव पे लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कुछ इस तरह से एक्ट करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट ओ, ठीक है, और मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इन दो चार्जेस पे टॉर्क लिखना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से। तो देखिए जितना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, है ना, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये बात नहीं करी बेटा, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए होगा ओ से, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए होगा पॉइंट ओ से। तो इसमें बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट ओ के अबाउट, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट ओ के अबाउट। तो नेट टॉर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये वाला क्लॉकवाइज एफ ई इंटू आर, ये हो गया क्लॉकवाइज, और ये एफ ई इंटू आर ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो नेट टॉर्क हो जाएगा जीरो। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर क्या ये पॉइंट ओ के अबाउट ही जीरो रहेंगे, या मैं अगर कोई और पॉइंट ले लूं, जैसे पॉइंट ओ ले लूं, यहां पे मैं पॉइंट ए ले लूं, उन सारे पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क जीरो रहेगा, या पॉइंट ओ के अबाउट? बच्चों देखिए क्या क्या, तो एक एक पॉइंट के अबाउट जीरो रहेगा ऐसा नहीं है। हाँ रुक जाइए, लास्ट में पूछेगा। टॉर्क एक पॉइंट के अबाउट जीरो नहीं रहेगा, हर कोई भी पॉइंट ले लेंगे आप, है ना, उस पर जीरो रहेगा। उसका कारण क्या है? कारण है देखिए ये जो दो फोर्सेज है ना, ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स सिस्टम में जीरो होगा। और मैंने आपको बताया जब नेट फोर्स जीरो होता है तो वो फ्री वेक्टर बन जाता है टॉर्क, है ना। और फ्री वेक्टर के केस में टॉर्क का वैल्यू क्या रहेगा? वन ऑफ द फोर्सेज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। अब ये जो दो फोर्सेज लगते हैं ना, ये इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही रहता है, तो इनके बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता, इसलिए टॉर्क जीरो हो जाता है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन भूल जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा कि टॉर्क जो है इंटरनल फोर्सेस की वजह से किसी भी सिस्टम पे जीरो रहेगा। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं बच्चों जो हमेशा कपल में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ये है तो इसका कपल ये होगा, तो ये इंटरनल फोर्सेस हो गए। ये स्टेटमेंट तो आपने लिख लिया है, ये डायग्राम बना लीजिए और लिख लीजिए। टॉर्क में बच्चों एक और सवाल कर लेते हैं हम लोग। आई होप सबने स्टेटमेंट लिख लिया है। बच्चों बदल दूं स्लाइड? लिख लिया सबने? यस सर। ठीक। एक स्टेटमेंट बच्चों देखिए, एक सवाल देखिए, स्टेटमेंट तो क्या, मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन है कि एक पुली है, ठीक है, और पुली के दोनों एंड से ब्लॉक अटैच्ड हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, पुली के दोनों एंड से ब्लॉक अटैच्ड है। ओके इंटरनल फोर्सेस कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा बस। चलिए बच्चों एक सवाल और, थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना है। मान लीजिए बच्चों एक पुली है और पुली से दो ब्लॉक्स अटैच्ड हैं राइट और लेफ्ट, जैसा कि दिखाया गया डायग्राम में।
ठीक है, और मासेस ले लेते हैं ब्लॉक्स के। ठीक है, ये मान लेते हैं m1 है और ये m2 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क या रिंग जो भी है वो I है और इसका रेडियस r है। ठीक है, ये रेडियस r है। देखिए बच्चों, इससे पहले जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने सवाल किया था, जिसका आंसर हम लोग मान लीजिए, मैं यहां पे बच्चों ये मानता हूं कि m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक है, तो वहां पे सवाल करते समय हम लोगों ने ये माना था कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, डिस्क यानी पुली और रोप के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जो हमारा एक्सेलरेशन आया था, कोई बच्चों बताना चाहेगा कि एक्सेलरेशन कितना आया था अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, आइडियल केस? m1g माइनस m2g नेट फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, है ना? तो m1 प्लस m2 ऐसा लिखा था। ठीक है, लेकिन बच्चों ये केस तब था जब पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था। अब ये जो रोप जा रही है m2 से कनेक्ट कर रही है m1 को, ये बच्चों सिंगल रोप है, एक ही रोप है, बट यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है। और फ्रिक्शन कैसा है? फ्रिक्शन कुछ इस तरह से कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू स्टॉप स्लिपिंग, सफिशिएंट टू स्टॉप स्लिपिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो रोप है ना, वो पुली पे स्लाइड नहीं करेगी। जैसे ये पुली हो गई, ये रोप हो गया, तो ऐसे स्लाइड नहीं करेगी। जैसे जैसे रोप आगे बढ़ेगा पुली भी उसके साथ घूमेगा, है ना? ये रोप है, पुली है, जैसे जैसे पुली रोप आगे बढ़ेगा पुली भी उसके साथ घूमेगी। तो फ्रिक्शन सफिशिएंट है, मतलब फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है पुली और रोप के बीच में। और दूसरी कंडीशन ये है कि पुली हैज मास, तभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके पास, है ना? पुली के पास मास है, रेडियस है। पिछले वाले केसेस में जब हम करते थे तो वहां पे पुली को मासलेस मान रहे थे, यहाँ पे पुली के पास मास है, पुली रोटेट कर रही है। तो इस केस में हमें निकालना है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों एक चीज सबसे पहले आप समझिए कि अगर पुली पे फ्रिक्शन है, ठीक है, पुली और रोप के बीच में फ्रिक्शन है, जरा ध्यान से देखिएगा तो, और m1 ज्यादा है m2 से, मतलब सिस्टम इस तरह से कुछ घूमेगा, तो जो पुली के ऊपर रोप है, ठीक है, ये मान लीजिए पुली है और उसके ऊपर जो ये रोप है, ये कुछ इस तरह से रोप है। बच्चों मुझे बता दीजिए, पुली, ये जो रोप है वो क्लॉकवाइज घूमेगी, मतलब पुली और रोप दोनों क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज? अगर m1 बड़ा है क्लॉकवाइज, यानी जो ये रोप है ना, इसकी इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी होगी, है ना? ये जो रोप है वो इस तरह से कुछ जाएगा, और रोप के साथ साथ ये पुली भी उसी तरह से रोटेट करेगी। ठीक है, ओके। तो रोप इस तरह से जाएगी, पुली भी इस तरह से जाएगी, और दोनों स्लिप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे जैसे रोप आगे बढ़ेगी पुली भी वैसे वैसे बढ़ेगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों की, ठीक है एक काम करते हैं, ये जो रोप है ना पुली के ऊपर, ये रोप, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग बताइएगा मुझे। मान लीजिए मैं इस रोप का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं, कुछ इस तरह से रोप है। ठीक है, तो बस मुझे इतना बता दीजिए कि इस रोप में पुली की वजह से जो फ्रिक्शन होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। इस रोप में, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस रोप में पुली की वजह से जो फ्रिक्शन होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? आपको क्या लगता है? बैक साइड, आगे, आगे की तरफ होगा, रोप में आगे की तरफ होगा, और पुली में हाँ, रोप में देखिए आगे की तरफ रहेगा फ्रिक्शन, ठीक है, और जो पुली होगी, पुली में फ्रिक्शन, सॉरी सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, आई एम सो सॉरी। रोप में फ्रिक्शन पीछे की तरफ रहेगा और पुली में फ्रिक्शन आगे की तरफ रहेगा। बच्चों इसका कोई कारण अगर समझाना चाहेगी सर, हम इसलिए बोल पा रहे हैं कि फ्रिक्शन, करेक्ट करेक्ट, उससे फिर कैसे क्या होगा फिर? बोलिए आगे। ठीक, बढ़िया एक्सप्लेनेशन। देखिए
जब रोप ऐसे स्लाइड करेगी ना बेटा, ऐसे स्लाइड करेगी, तो रोप एक्चुअली, जो मेरा हाथ मान लीजिए रोप है, तो रोप वो ऐसे घूमेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट होता, फ्रिक्शन एब्सेंट होता, तो पुली एज इट इज रहती, रोप इसके ऊपर ऐसे स्लाइड कर जाती, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन है तो रोप अभी भी जाएगी, लेकिन स्लाइड नहीं करेगी, पुली के साथ साथ ऐसा घूमेगी। तो रोप की इस साइड जाने की टेंडेंसी है, मतलब रोप की आगे जाने की टेंडेंसी है, इसलिए रोप पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और उसका रिएक्शन पुली पे लगेगा आगे की तरफ। इस वजह से पुली इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। पुली क्यों रोटेट कर रही है? पुली पे रोप कोई फोर्स नहीं लगा रही, सॉरी, पुली को रोप नहीं रोटेट कर रही, पुली इसलिए रोटेट हो रही है क्योंकि पुली पे फ्रिक्शन लग रहा है आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों अगर तुम लोग को ये सब डिस्कशन समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं, तो मुझे एक चीज और बता दीजिए कि ये फ्रिक्शन का नेचर कैसा है, काइनेटिक है या स्टैटिक है? अगर आप समझ रहे होंगे तो ये भी बताएंगे, स्टैटिक है या काइनेटिक है, क्या लगता है आपको? स्टैटिक है या काइनेटिक है? स्टैटिक। कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेगी सर, हमें ये इसलिए लग रहा है स्टैटिक? एब्सोल्युटली, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव नहीं मूव कर रहे। देखिए रोप भी मूव कर रही है, पुली भी मूव कर रही है, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहा, साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है, देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन तब आता है जब रिलेटिव स्लिपिंग हो, जो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, इसमें पुली और रोप के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए यहां पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसका नेचर स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक नेचर है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहे हैं, स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शन एक्ट कर रहे हैं। खैर आइए बच्चों थोड़ा सा और इस पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आसान आसान काम कर लेते हैं। ये तो हम समझ गए कि फ्रिक्शन लग रहा है और पुली रोटेट हो रही है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब अगर मैं रोप के बारे में थोड़ा सा और बात करूं, तो देखिए ये रोप है, मैंने मान लीजिए थोड़ा सा हिस्सा रोप का, ये वाला जो हिस्सा था, मतलब ये वाला जो हिस्सा था, इसको मैंने ऐसा सीधा करके इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करी है। अब देखिए बेटा, रोप इस साइड है, रोप अगर इस साइड है और इस साइड है, तो बच्चों देखिए इस साइड M2 है, तो इधर मान लेते हैं टेंशन T2, इधर मान लेते हैं टेंशन T1। फिर आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा, सर टेंशन क्यों अलग अलग ले रहे हैं, रोप तो एक ही है, तो टेंशन एक लेना चाहिए। देखिए जो पिछले केस में हम लोग बोलते थे ना कि रोप एक ही है तो टेंशन एक होगा, वो उसमें दो कंडीशन थी, एक तो रोप और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं था, और जो है रोप मासलेस थी। यहां पे रोप अभी भी मासलेस है, पर पुली और रोप के बीच में फ्रिक्शन है। तो देखिए ये टेंशन अलग होने का कारण क्या है, देखिए इधर T2 है, इधर T1 है। अगर आप इस रोप की फ्री बॉडी डायग्राम और रोप के बारे में इक्वेशन लिखेंगे, देखिए बच्चों आपको मतलब समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आता तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए। अल्टीमेटली आपको एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट याद रखना है, पर मैं आपको हर पॉइंट समझाते हुए चलूंगा। अब देखिए इसमें टेंशन इधर लग रहा है T2, है ना, और फ्रिक्शनल फोर्स भी इसी साइड है, और इन दोनों को अपोज कर रहा है T1, और यहां पे लिखेंगे मास ऑफ रोप, एक्सेलरेशन ऑफ रोप। लेकिन मास ऑफ रोप चूंकि जीरो है, मास ऑफ रोप बेटा जीरो है, ठीक है, तो ये आप यहां से देख सकते हैं कि T2, यहां से आप देख सकते हैं बच्चों, मैं अगर इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाऊं तो बन जाएगा T1 माइनस T2 बराबर फ्रिक्शनल फोर्स। अब इससे पहले वाले केसेस में जो हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के समय देखा था, उन केसेस में क्या होता था, चूंकि फ्रिक्शन रहता नहीं था, रोप और पुली एकदम फ्रिक्शनलेस होती थी, तो ये चीज भी जीरो होती थी, T1 बराबर T2 हो जाता था। लेकिन यहां चूंकि फ्रिक्शन है तो हम T1 बराबर T2 नहीं कह सकते, यानी M1 पे जो टेंशन लगेगा और M2 पे जो टेंशन लगेगा उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। उसका कारण है रोप और पुली के बीच में फ्रिक्शन का प्रेजेंट होना। तो देखिए अभी तक मैंने क्या क्या कंक्लूड किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एक पुली है जिसके पास इनर्शिया I है और रेडियस R है, उससे दो ब्लॉक्स लटके हुए हैं M1 M2, रिलीज कर दिया गया, M1 ज्यादा बड़ा है M2 से, तो सिस्टम इस तरह से मूव करेगा। हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है कि M2 किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, M1 किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो उसको सॉल्व करते समय बच्चों देखिए दो चीज का आप ध्यान रखिए, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू स्टॉप स्लिपिंग, मतलब रोप पुली पे स्लाइड नहीं कर रही है, स्लिप नहीं कर रही है, साथ साथ मूव करे, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन रोप एंड पुली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
पुली के पास बच्चों इस बार मास है, पिछले केसेस में मासलेस होती थी, यहां पे इस बार मास है, इनर्शिया। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि दोनों साइड का टेंशन अलग अलग होगा। टेंशन के अलग अलग होने का कारण फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन किस तरह से आएगा बच्चों, उसका रीजन भी आप समझ लीजिए, क्योंकि पुली ऐसे रोटेट कर रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन जो पुली में इस तरह से, तो उसका रिएक्शन रोप पे आएगा पीछे की तरफ। तो रोप पे फ्रिक्शन आगे की तरफ, पुली पे फ्रिक्शन रोप पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ, पुली पे फ्रिक्शन आगे की तरफ, और दोनों का नेचर स्टैटिक है। ठीक है सर। अब बच्चों हम कैलकुलेशन में जाएंगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, पुली के लिए इक्वेशन लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। आइए, तो बच्चों अगर आप M2 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो बड़ा ही आसान सा है। M2 पे टेंशन ऊपर T2, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स M2G नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन देखिए किधर माना हम लोगों ने, M1 ग्रेटर देन M2, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है। ए, अच्छा बच्चों तुम्हें क्या लगता है दोनों ब्लॉक्स के इस बार एक्सेलरेशन भी अलग अलग होंगे या एक्सेलरेशन सेम होंगे? क्या लगता है आपको? एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग हो सकते हैं? अगर सेम होगा तो कारण, अलग अलग होगा तो कारण, कोई भी बताना चाहे, सही गलत की चिंता मत करिए, जो भी आपको लगता हो। कोई भी आप में से बताना चाहे कि सर एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा, या डिफरेंट होने की वजह ये लगती है, सेम होने की वजह ये लगती है, कोई भी आप में से। रूप सेम है, इस वजह से क्या रहेगा बेटा? ठीक है। ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहे? ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए एक्सेलरेशन बच्चों सेम रहेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन सेम है। सर ऐसे कैसे सेम हो गया, टेंशन तो अलग अलग है। एक्सेलरेशन तो सेम तब होता था जब टेंशन सेम होती थी। नहीं बेटा, देखिए एक्सेलरेशन का टेंशन से लेना देना नहीं। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ। अगर आप देखिए जो स्ट्रिंग है हमारी, स्ट्रिंग अभी भी आइडियल है, स्ट्रिंग का मासलेस है, और स्ट्रिंग अभी भी इनएक्सटेंसिबल है। अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो यहां से लेकर यहां तक की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो है स्ट्रिंग की कांस्टेंट है, इसका मतलब M2 जितना ऊपर जाएगा M1 उतना नीचे आएगा। इसका मतलब जिस स्पीड से M2 ऊपर जाएगा उसी स्पीड से M1 नीचे आएगा। इसका मतलब जिस एक्सेलरेशन से M2 ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से M1 नीचे आएगा। एक्सेलरेशन सेम रहेगा। एक्सेलरेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है या नहीं। तो यहां पे स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स का सेम रहेगा। आइए, तो एक्सेलरेशन सेम है। तो अब बच्चों मैं इक्वेशन लिख देता हूं, थोड़ा सा आप देखिए। जैसे T2 के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे T2 माइनस M2G बराबर M2A। उसके बाद इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे M1G माइनस T1 बराबर M1A। अब बच्चों देखिए पुली के रोटेशन में अगर आप देखिए, थोड़ा सा मैं पुली के रोटेशन की बात करूं तो बच्चों पुली को रोटेट कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो पुली के रोटेशन में आप लिखिएगा बेटा F इंटू R, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स एकदम एज पे लग रहा है और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, तो यही फ्रिक्शनल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है पुली को रोटेट करने में। F इंटू R बराबर I अल्फा। ठीक है, और एक इक्वेशन और निकाली है T1 माइनस T2 बराबर फ्रिक्शन, T1 माइनस T2 बराबर फ्रिक्शन। ठीक है, अब अगर आप अननोन देखें बच्चों तो हमारे पास अननोन है T1 अननोन है, T2 अननोन है, A अननोन है, F अननोन है, अल्फा अननोन है, 5 अननोन है बच्चों हमारे पास। और इक्वेशन बनी 1 2 3 4, एक इक्वेशन और। अगर किसी बच्चे को पता हो एक इक्वेशन और हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखिए हर एक पॉइंट का जो रोप पे कोई बताना चाहे अगर तो बता सकते हैं। एक इक्वेशन और हमें चाहिए। देखिए रोप के जितने भी पॉइंट हैं सबका एक्सेलरेशन बच्चों A है ना, तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन A है रोप के। क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है, स्लिपिंग नहीं हो रही है मतलब डिस्क या रिंग जिस एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही होगी रोप भी उसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब जो डिस्क के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है वो सब A के बराबर है।
क्योंकि अगर ए के बराबर मतलब ये दोनों एक्सेलरेशन बराबर नहीं हो तो रोप और पुली के बीच में स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, जो कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाला एक्सेलरेशन और रोप का एक्सेलरेशन बराबर होगा। ये वाला एक्सेलरेशन कितना होगा सर? किसी को अभी भी क्लिक हुआ है क्या बच्चों? हाँ हाँ, तो ए हो गया रोप का एक्सेलरेशन और आर अल्फा हो गया पुली के पॉइंट का एक्सेलरेशन। मैं फिर से दिखा देता हूं। ए हो गया, ये जैसे ये ए है, ये एक्सेलरेशन ए हो गया रोप का, और ये आर अल्फा हो गया पुली के पॉइंट का एक्सेलरेशन। दोनों एक्सेलरेशन बराबर होने चाहिए, नहीं तो स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, तो ए बराबर आर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए बच्चों ए बराबर आर अल्फा। 5 इक्वेशन 5 अननोन, सिंप्लीफाई करना है, ए की वैल्यू निकालनी। तो बच्चों आप लोग ये यही कंसेप्चुअल डिस्कशन था, इसके बाद मैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ए की वैल्यू निकालूंगा। आप इसको पहले नोट कर लीजिए वाली स्लाइड, फिर मैं अगली स्लाइड लगा के ए की वैल्यू निकालता हूं। इसमें जो चीज आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए। हो गया हो तो बच्चों बताइएगा, फिर अगला डिस्कशन करेंगे हम लोग। डन सर। हम्म ये थोड़ी लोग क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, ये टेंशन अलग कैसे होगा? फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अलग होने की वजह से टेंशन अलग है, क्योंकि रोप और फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू स्टॉप स्लिपिंग। मतलब रोप और पुली के बीच में फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से रोप और पुली जो है वो स्लिप नहीं करेंगी, साथ साथ मूव करेंगी। तो इस फ्रिक्शन होने की वजह से T1 और T2 अलग अलग है। जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था तब वो फ्रिक्शन नहीं होता था, तो फ्रिक्शन जीरो होता था, इसलिए T1 और T2 बराबर हो जाते थे। यहां फ्रिक्शन होने की वजह से T1 T2 बराबर नहीं होंगे। पुली में फ्रिक्शन पीछे की तरफ कैसे है? नहीं नहीं, पुली में आगे की तरफ है ना, रोप में पीछे की तरफ है, पुली में आगे की तरफ है, क्योंकि पुली तभी तो, हाँ, रोटेशन हो रहा है ना पुली का देखिए ऐसे रोटेशन हो रहा है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से ही रोटेशन हो रहा है, इसलिए फ्रिक्शन आगे की तरफ। ओके। चलिए बच्चों स्लाइड बदल रहा हूं। एक हम लोग ए की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सर हो गया। ठीक, अब बाकी बच्चों आप ये इक्वेशन में लिख लीजिए, तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर किसी इक्वेशन में लिखते समय आपको कोई तकलीफ है तो एक सेकंड स्लाइड बैक कर दीजिए प्लीज सर, एक सेकंड सर प्लीज।
ठीक, अभी इक्वेशन बच्चों आप नोट कर सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दी है। जब तक आप नोट कर रहे हो मैं सॉल्व कर रहा हूं, है ना। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ए हमारा टारगेट है। मुझे देखिए मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूं क्या किया गया है। इक्वेशंस लिखी हैं और तीसरी और चौथी इक्वेशन को यूज करके T1 माइनस T2 की वैल्यू निकाल ली गई है, और फिर पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ दिया है। तो पहली दूसरी इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा जो लास्ट में लिखा है फ्रॉम 1 and 2 जोड़ने पे, ठीक है। फिर जो ये T1 माइनस T2 की वैल्यू वो यहाँ पे रख दी है, तो T1 माइनस T2 बराबर आई अल्फा बाई आर, यहाँ पे T2 माइनस T1 है तो माइनस आई अल्फा बाई आर रख दिया। अल्फा की वैल्यू ए बाई आर रख देंगे पांचवी इक्वेशन से, अल्फा बराबर ए बाई आर, ठीक है। और फिर कॉमन लेके ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू ऐसी आएगी m1g माइनस m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। सर आपके बैक साइड कर दो कि पेज छोड़ना था। ओके, ये कर लीजिए, मैं दिखा दूंगा आपको बैक स्लाइड। एक पेज फिर भी छोड़ दीजिए आप। ठीक है सर। सर सर एक बार ये बता दीजिए एफ आर इक्वल टू आई अल्फा कैसे होगा? क्योंकि देखिए जो पुली के रोटेशन का कारण है ना, किसकी वजह से पुली रोटेट हो रही है, पुली के रोटेशन का रीजन है फ्रिक्शन, है ना। ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ना पुली पे, ये यही इसको रोटेट कर रहा है
है ना। और फ्रिक्शन एकदम एंड पे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है ना, क्योंकि रेडियस r है ना, तो इस के अबाउट टॉर्क कितना होगा, फ्रिक्शन इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। ए बराबर m1g माइनस m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। डन है क्या बच्चों? सर हाँ हाँ, सर ये माइनस आई अल्फा बाय आर को माइनस आई बाय आर ए बाय आर कैसे कर दिया? क्योंकि देखो यहां तक समझ में आया क्या ये वाली लाइन? हाँ ये तो आ गया सर। तो अल्फा की जगह देखो ए बाई आर लिखा है ना, यहां से देखो आप अल्फा बराबर ए बाई आर हो जाएगा, अल्फा बराबर ए बाई आर, तो अल्फा की जगह ए बाई आर रहती है। ओके सर। सर ये हाँ फिर डेरिवेशन लिखना होगा। और क्या, सर एक बार अल्फा और बता दीजिए क्या है? अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है पुली का, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पुली अल्फा। देखो बच्चों अगर आप ये इक्वेशन समझ पा रहे हैं ना, तो बाकी देखिए कैलकुलेशन तो इक्वेशन सॉल्व करिए, मैंने इसमें कुछ फिजिक्स नहीं लगाई है। ये 4 इक्वेशन 5 इक्वेशन ये कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए, फिर बाद में ये इक्वेशन को सॉल्व करके ए की वैल्यू निकालिए। बस सवाल ले लिया जाए इस पे एक। सर हम लोग रिजल्ट आपके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, पर हाँ देखिए चूंकि पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि यार T1 T2 अलग है, फ्रिक्शन पुली के रोटेशन का कारण है, यहाँ पे टेंशन अलग क्यों है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपको रिजल्ट याद रखना है मेन। ओके सर। डेरिवेशन से आपका कोई लेना देना नहीं, डेरिवेशन तो इसलिए कि बस कि कोई पूछता कि सर कैसे आ गया, तो बस ये ऐसे इक्वेशन लिख के सॉल्व करना। आइए बच्चों एक थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बताता हूं। सबने लिख लिया ना बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू? नहीं लिखी है तो मैं लिखिए जल्दी लिखिए। ठीक ठीक, जो लोग लिख रहे हैं बेटा जल्दी कर लीजिए, फिर एक सवाल करेंगे इसी पे। अभी नहीं बस ठीक, आइए बच्चों मैं थोड़ा सा आपको इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है वो भी बताता हूं, और किस किस तरह के सवालों में यूज होना है वो भी थोड़ा समझाता हूं। तो देखिए जरा ध्यान से, ए बराबर बच्चों हम लोगों ने लिखा है ए बराबर m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फॉर्मूला निकाला था ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस आप अगर गौर से देखेंगे तो एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो चूंकि ये देखिए ये मास है, ये मास है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो भी ये मास के टाइप का ही कुछ बनेगा। ठीक है, चूंकि एम आर स्क्वायर एम के स्क्वायर ऐसा होता है, और आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो कुछ यहाँ पे मास ही बनेगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि पुली पहले मासलेस होती थी, मासलेस होती थी तो इनर्शिया नहीं होता था, तो इतना आता था। अब पुली के बाद थोड़ा सा इनर्शिया और ऐड हो गया तो आई बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास अभी भी है। अब बच्चों अगर याद करिए तो मैंने आपको पिछली क्लास में या पिछले की पिछली क्लास में एक ऐसा सम कराया था जहां पे एक सिलेंडर था, मैंने बोला था कि सिलेंडर या जो भी डिस्क है ये हिंज है पॉइंट ओ से, और इधर एक ब्लॉक है और ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ब्लॉक नीचे आ रहा है और ये रोटेशन हो रहा है। तो वहां मैंने आपको शायद लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन निकलवाया था, तो यहाँ वहां पे बच्चों अगर आप लीनियर एक्सेलरेशन निकालेंगे ना तो नेट पुलिंग फोर्स इतना आएगा m1g, अगर मैं इसका मास m1 बोल देता हूं, और नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास तो m1 प्लस आई बाई आर स्क्वायर होगा। उसमें इसमें m2 वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि m2 जीरो था बच्चों, जब एक ही साइड ब्लॉक लटका था तो m2 जीरो होता था। वहां पे मैंने, मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने शायद आपको अल्फा निकलवाया था, तो अल्फा की वैल्यू इतनी आई होगी m1g r डिवाइड बाय
m1r प्लस आई बाई आर, इतनी अल्फा की वैल्यू आएगी। तो ठीक है, तो आप r से मल्टीप्लाई करके बच्चों इसको आप निकाल सकते हो, या कोई अगर टर्म मैंने मिस किया हो तो आप देख लेना। रुको एक सेकंड, a बराबर, हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। तो देखिए a है ना, तो a से r अल्फा करके आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे a है, ये a की वैल्यू रही होगी, है ना। अगर आपको अल्फा निकालना है तो a बराबर r अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या, a बराबर r अल्फा, तो अल्फा बराबर बच्चों a बाई आर। ठीक है, तो इस वाले ये जो a की वैल्यू है, अगर आप इसको r से डिवाइड कर देंगे, यानी हाँ r नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो m1g डिवाइड बाई m1r प्लस आई बाई आर ये बन जाएगा। तो ये मैंने आपको प्रूव कराया होगा जब एक तरफ मास है। तो इसमें और इसमें केवल अंतर है कि देखो m2 नहीं है, अगर m2 नहीं है तो ये वाला प्रॉब्लम बन जाएगा, तो कुछ ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, तो नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास आपको इतना ही करना है। अब इसमें बहुत सारे कैटेगरी के बच्चों प्रॉब्लम बन सकते हैं, एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेता हूं, कोशिश करिएगा सारे बच्चे सही आए, है ना। किसी कुछ, हाँ बोलिए बोलिए। आई अपॉन आर स्क्वायर की जगह, इसकी जगह नहीं नहीं, देखिए अगर डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए मान लीजिए समझाने के लिए कि डिस्क है, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 रखेंगे, है ना। तो आर स्क्वायर से जब कैंसिल करेंगे तो एम बाई 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, हॉलो सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर रखना पड़ेगा, तो वहां तो एम रखने पे बात बन जाएगी। तो आप इसको इस तरह से मत याद रखिए, इसको ऐसे याद रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए डिस्क हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क रख दीजिएगा, अगर रिंग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग रख दीजिएगा, अगर सिलेंडर है हॉलो सॉलिड जैसा भी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दीजिएगा। मैं एक समझाने के लिए एक सवाल लेता हूं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी किस तरह से करना है। तो मान लीजिए एक पुली है, कुछ इस तरह से पुली अटैच है, और पुली जो है फ्री टू रोटेट है अबाउट इट्स एक्सिस, और हम लोगों ने ऐसे दो ब्लॉक्स लगा दिए हैं। ये 5 kg है, ये 10 kg है, देयर इज नो फ्रिक्शन। यहां पे बच्चों फ्रिक्शन नहीं है सरफेस और ब्लॉक के बीच में, बट पुली और रोप के बीच में फ्रिक्शन है। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों दे रखा है इन्होंने 0.2, और रेडियस ऑफ पुली इज 1 मीटर। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना होगा, जी की वैल्यू को 10 लेना है। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास लिखना है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ओह अजीब सी कैलकुलेशन हो रही, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। 500 अपॉन 152, ओके। ठीक है बच्चों, इसमें पुलिंग फोर्स की जगह आप क्या रखेंगे, पुलिंग फोर्स की जगह 5 इंटू जी रखा जाएगा बच्चों, ये पुलिंग फोर्स होगा। अच्छा माइनस में 10G क्यों नहीं कर रहे, माइनस में 10G ये क्यों नहीं किया जा रहा है? वो रेसिस्ट नहीं कर रहा बेटा, देखिए ये जो ब्लॉक है ना रेसिस्ट नहीं कर रहा है, 5G इसको पुल कर रहा है नीचे, 10G में कोई रेसिस्टिव फोर्स नहीं है, तो 5G पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर बेटा 1 है, तो आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये देखिए बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 0.2, तो बच्चों ये बन जाएगा 50 डिवाइड बाई 15.2, यानी 500 डिवाइडेड बाई 152 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बच्चों आप सभी को? तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में किया था, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास करना है, कुछ भी आपको अलग सा नहीं सोचना है। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर।
5G माइनस 10G क्यों नहीं किया? देखिए आप भूल गए लग रहा है। जब मैंने आपको बताया था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, तो नेट पुलिंग फोर्स लिखते हैं। तो देखिए यहां पे M1G जो था, ठीक है, यहां पे जो M1G है ये पुल कर रहा है और M2G उसको रेजिस्ट कर रहा है, तो नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा M1G माइनस M2G। ठीक है, यहां पे ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो बैलेंस हो जा रहा है किससे? नॉर्मल से। तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, ये इसके मूवमेंट को रोक नहीं रहा है। ठीक है, तो नेट पुलिंग फोर्स में इसको माइनस नहीं करेंगे। नेट पुलिंग फोर्स यही है, ये रोक थोड़ी रहा है पीछे की तरफ, ये तो उसके साथ चल देगा, बस उसकी ग्रेविटी नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगी। बच्चों एक और सवाल करते हैं हम लोग, लास्ट सवाल है इस कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा देखिएगा। हटा रहा हूं बच्चों स्लाइड में, ठीक, लिखिए जल्दी से। आइए बच्चों एक सवाल और। मान लीजिए ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है बच्चों, दो पुली लगी हुई हैं, एक पुली इधर है एक पुली इधर है। घबराइएगा नहीं, अरे सर क्या हो गया दो पुली, कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है। दो पुली हो गई तो कुछ नहीं, दोनों का जोड़ दीजिएगा I/R²। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, रेडियस 2 मीटर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है और रेडियस 1 मीटर है। ठीक है, दोनों से ब्लॉक्स अटैच हैं, एक ब्लॉक इधर अटैच्ड है और ये रोप से इस तरह से कुछ इधर एक ब्लॉक अटैच है। ये 10 kg है, ये 2 kg है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बताना है कितना होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 1 बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 2 बताना है। सबसे पहला वाला तो बच्चों सबसे आसान है, वो पहले कर लीजिए, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके सीधे सीधे। हो गया सर। ओके ओके बच्चों आपका भी आया क्या 16? किसी का आया 16 में? ओके ओके 5.33। ओके, चलिए बच्चों न्यूमरेटर में मुझे बता दीजिए क्या रखना चाहिए, नेट पुलिंग फोर्स की जगह मैं क्या रख दूं न्यूमरेटर में? कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों इसमें किसी को? 10G माइनस 2G में, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो 2 + 10, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए दो पुली हैं तो ठीक है, I1/R1² प्लस I2/R2²। तो I1 4 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर I1/R1² प्लस I2/R2²। तो I2 2 है बच्चों और R2 1 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 10G माइनस 2G बन जाएगा 8G, डिवाइडेड बाई 4 से 4 कैंसिल करेंगे 1 आएगा, तो 2 12 13 13 2 15 15 आ रहा है क्या बच्चों तुम लोग को भी? तो 5 से कैंसिल करेंगे 5 3 5 2 16/3 आ जाएगा मेरे हिसाब से ना। चलिए 16/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों ब्लॉक का सेम एक्सेलरेशन होगा। देखिए जब तक थ्रेड सेम है ना, एक्सेलरेशन बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि अलग अलग हो सकता है, एक्सेलरेशन सेम होगा, टेंशन अलग अलग हो सकता है। अच्छा मुझे बताइए बच्चों इसमें टेंशन कहां कहां अलग होगा? आपको क्या लगता है कि टेंशन सर इस स्ट्रिंग में अलग होगा? कहां कहां आपको लगता है बेटा टेंशन अलग अलग होगा? अच्छा ये मान लीजिए ये T1 है, तो यहां पे भी T1 रहेगा या कुछ और टेंशन मानना चाहिए ये बीच वाली रोप में? T2 चेंज हो जाएगा बच्चों, और यहां डिफरेंस होगा।
अच्छा, कारण क्या है? आप लोगों ने यहाँ 3 जगह क्यों अलग बताया? क्या रीजन है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, जहां जहां से स्ट्रिंग पुली से पास होगी वहां पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन वजह से टेंशन चेंज होगी। जैसे यहां गई, अब चूंकि ये पुली रोटेट करेगी फ्रिक्शन की वजह से रोटेट कर रही है। अगर फ्रिक्शन है तो इधर का टेंशन अलग अलग होगा। यहां पे पुली रोटेट करेगी, फ्रिक्शन की वजह से रोटेट करेगी, तो यहां भी टेंशन अलग अलग होगा। तो जहां जहां पुली के ऊपर से रोप पास करेगी टेंशन अलग हो जाएगा। खैर, हमें निकालना नहीं बच्चों टेंशन, वरना टेंशन निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसका टेंशन निकाल सकते हैं, इसका टेंशन निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। खैर, अल्फा 1 के बारे में बच्चों क्या कहना है आपको? एक एक्सलेशन तो आ गया, अल्फा 1 के बारे में कैसे? अच्छा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मतलब कि सर अल्फा 1 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक्सलेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा बराबर एक्सलेशन बाई आर, ठीक है ना? तो एक्सलेशन तो आपके पास है बेटा, आर क्या लेंगे हम लोग पहले वाले के लिए? 2 लेंगे, क्योंकि पहले वाले के लिए तो पहले वाले का रेडियस रखना पड़ेगा, तो a 16/3 और रेडियस है बेटा 2, तो 2 से और डिवाइड कर देंगे तो 8/3 आ जाएगा। 8/3 आएगा ना बेटा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगला आ जाइए, अल्फा 2 के बारे में क्या कहना है? a/r2 16/3 और r2 की वैल्यू तो 1 ही है, तो 16/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आई ये बात बेटा? ठीक, नोट कर लीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 और a की वैल्यू। जिन लोगों ने लिख लिया बच्चों, अगली हेडिंग डाल दीजिए, एंगुलर मोमेंटम। जिन लोगों ने लिख लिया है अगली हेडिंग डाल दीजिए, एंगुलर मोमेंटम। क्या डालना है? एंगुलर मोमेंटम। सर ये चैप्टर कितने लेक्चर का और बचा है? भाई बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या हुआ आप लोग मतलब परेशान हो गए पढ़ पढ़ के इसके? अभी है यार, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, अभी तो रोलिंग शुरू हो गया यार, 2-3 तो लगेगा। कुछ पेपर है क्या? अभी आपका एग्जाम है क्या? एंगुलर मोमेंट 23 तारीख को कौन सा पेपर है आपका? 22 में किसका? कब? क्या पेपर में क्या क्या सिलेबस है 22 के? अच्छा, वो क्या AITS है क्या आपका? नॉर्मल है? हाँ, नहीं, तो उस टेस्ट के हिसाब से तो हमारा सब बढ़िया है, कोई नहीं, आप परेशान मत होइए। बढ़िया, कोई पता नहीं यार भाई, एग्जाम से काफी पहले हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम, एब्सोल्युटली, अगली बार पूरा रोटेशन आएगा, रोटेशन के साथ अभी 22 तारीख को पेपर है ना आपका, तो ग्रेविटेशन भी हो सकता है, ग्रेविटेशन का भी अच्छा खासा पोर्शन आएगा। एंगुलर मोमेंटम, आइए एंगुलर मोमेंटम समझते हैं बच्चों। जैसे टॉर्क डिफाइंड था, एंगुलर मोमेंटम भी उसी तरीके से डिफाइंड है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए बच्चों एक पार्टिकल है मास m का और v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है अबाउट पॉइंट O। तो जिस तरह से टॉर्क एक पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है, टॉर्क एक एक्सिस के अबाउट डिफाइन होता है, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी 2 तरीके से डिफाइन है, अबाउट अ पॉइंट, अबाउट एन एक्सिस। तो पहले हम अबाउट पॉइंट पढ़ लेंगे, फिर अबाउट एन एक्सिस पढ़ेंगे। तो कैसे? देखिए, ये मान लीजिए पार्टिकल है, तो जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, उससे पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कहलाएगा वेक्टर r, ठीक है? वेक्टर r का बच्चों हेड ध्यान रखिएगा हमेशा पार्टिकल की तरफ रहेगा,
तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ इट इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। ठीक है, पी क्या है बच्चों? पी है आपका लीनियर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम बराबर आर वेक्टर क्रॉस मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो पी बच्चों यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, तो आर क्रॉस पी। ठीक है, ये इस तरह से एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है। अब अगर मैं इस बच्चों इस पर्टिकुलर केस में आपसे डायरेक्शन पूछूं आर क्रॉस पी, तो आर वेक्टर इधर, लीनियर मोमेंटम हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो आर क्रॉस पी बच्चों इनटू द प्लेन आएगा। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम इनटू द प्लेन है। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और थोड़ा सा प्रिसाइजली बोले तो एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, एक्सियल वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं? ऐसे वेक्टर बच्चों जिनका जैसे आर और पी दोनों प्लेन में है, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जैसे एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, वैसे ही आप यहां बोल सकते हैं कि एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, आर क्रॉस पी। उसके बाद बच्चों यूनिट की बात की जाए, थोड़ा सा तुम लोग मदद करोगे क्या? मेरी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशंस ml square t minus बच्चों इसमें ना एक और यूनिट आपको सवालों में देखने को मिल जाएगी, अगर आप इसमें सेकंड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना तो ये ऐसा बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। और ये जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है ये जूल है, वर्क की यूनिट है, तो कभी कभार आपको सवालों में जूल इनटू सेकंड भी देखने को मिल सकता है। डन। सवाल लेते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होगा, थोड़ा ध्यान से करिएगा। ये रहा सवाल बच्चों, एक पार्टिकल है जिसका मास 10 kg है, हैज वेलोसिटी 2i minus j plus k, find its angular momentum about 1,1,0 if position of particle is 3 minus 1 2। बच्चों आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है 110 के अबाउट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज 3 minus 1 2। So -10 I cap plus 20 E cap. ओके,
बच्चों सबसे पहले पी वेक्टर कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए कि पी वेक्टर आ जाए, लीनियर मोमेंटम वेक्टर। लीनियर मोमेंटम के लिए क्या किया जाए, मास इनटू वेलोसिटी। बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, मास इनटू वेलोसिटी करना है, 20i माइनस 10j प्लस 10k। ओके ठीक है, तो आई जे और के। तो बच्चों अगर लीनियर मोमेंटम वेक्टर लिखा जाए तो 20 माइनस 10 और प्लस 10। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों आर वेक्टर में। आर वेक्टर ये वाला लेंगे या ये लेंगे, कैसे निकालें आर वेक्टर के लिए क्या करना चाहिए। आर वेक्टर के लिए ये वाला लेना चाहिए बच्चों आर वेक्टर, या ये, या कुछ और करके हम कुछ। ठीक ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ 110 के अबाउट निकालना है, तो ये हमारा मान लीजिए पॉइंट ओ हो गया, और जो पार्टिकल की पोजीशन है वो ए है, तो इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ए जो ये वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। तो पोजीशन वेक्टर ए का तो ये है, यानी पार्टिकल पोजीशन वेक्टर ए है, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए 3 माइनस 1, तो पोजीशन वेक्टर बचेगा 2i, माइनस वन तो माइनस 2j। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, और 2 माइनस 0 तो 2k कैप, तो 2 माइनस 2 प्लस 2, 2 माइनस 2 प्लस 2। तो देखिए बच्चों एंगुलर मोमेंटम आई कंपोनेंट, जब बेटा आई लिखेंगे तो आई को हाइड कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों फिर से -20 आएगा, तो आप लिखेंगे माइनस फॉर्मूले से और -20 माइनस जे कैप। जब जे कैप लिखेंगे तो ये हाइड कर लेंगे, तो 2 इंटू 10 20 माइनस 40, 20 माइनस 40, और जब के कैप लिखेंगे तो के वाला कॉलम हाइड कर लेंगे, ये हाइड कर लेंगे -20 और प्लस 40, तो -20 प्लस 40। तो देखिए बच्चों जो आंसर बनेगा एल वेक्टर का वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, -20 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा -20, तो ये बन जाएगा 20 जे कैप और प्लस 20 के कैप। बच्चों आप लोग का भी यही आ रहा था या कुछ अलग आ रहा था, 20 जे प्लस 20 के, यही आ रहा था ना 20 जे 20 के। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, किसी कुछ डाउट हो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ 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 और दूसरे वाले में सर आई का कुछ नहीं रखा हो, हाँ हाँ कितना आएगा सर उसका फाइनल वेक्टर कितना आएगा। ओके, अगर यहाँ पे हम 0 कर दे ऐसा, यस सर, और इसकी -1 कर, तो -1 -0 हम लोगों की सेट, ये हमारा एक सेकंड बेटा मेरे को देखने दो पहले, अबाउट ओ, इसको इसके अबाउट निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करना होगा ना, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 माइनस ऑफ -1 तो +1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे अभी मैंने 2i लिखा है तो यहाँ पे +1i आएगा, मतलब केवल i कैप आएगा, 0 मान लेंगे, राइट राइट। लेकिन जैसे आप कुछ मान लीजिए नहीं दिया सवाल में, जैसे मैं तुमको बोल दूं कि एक काम करिए आप ना पोजीशन वेक्टर बताइए 1,2 के अबाउट, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला नहीं देता हूं मैं, ये लिख देता हूं 0 1 2। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझिए क्या है, इसका मतलब है कि 1 2 का मतलब आप समझिए क्या है। थोड़ा सा मैं सिंप्लिसिटी के लिए z को 0 कर देता हूं, इसको 1 करता हूं, इसको 2 करता हूं, z को 0 करता हूं, क्योंकि आप समझ पाएंगे, थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए मैं ऐसा z कोऑर्डिनेट ही नहीं देता हूं, कि केवल बोलता हूं 1,2, तो 1,2 का मतलब हो गया x में चला 1 और y में चला 2, 1 2, y में चला 2, z एक्सिस में चला ही नहीं। सर क्यों नहीं मान रहे z एक्सिस में, क्योंकि z एक्सिस में हमें कुछ पता ही नहीं ना, तो मानेंगे कि z एक्सिस में कुछ चला ही नहीं, 1,2 यहीं पे है। तो अगर किसी एक्सिस का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो आपको यह मानना पड़ेगा कि उस एक्सिस में कुछ मूवमेंट, कुछ चला ही नहीं है ना, उसका 0 मानना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। ओके एक सेकंड, आप क्या बोल रहे हैं, इसकी जगह -2 रख दूं? ओके 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 1 1 2 बोल रहे हैं आप? 1 1 -2 ठीक है। हाँ 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 हाँ
हाँ मतलब इस देखिए, अगर वही मैं बता रहा हूँ, अगर तीसरा कोऑर्डिनेट जैसे इसमें नहीं दिया है जेड कोऑर्डिनेट, तो उसको 0 मान लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो नहीं दिया उसको 0 मान लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? जैसे हाँ नहीं दिया है तो आप उसको 0 मान के सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बच्चों बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो देखिए इस तरह के बेसिक सवाल बन जाएंगे बच्चों, जहां पे आपको वेलोसिटी पता होगी, मास पता होगी, आप लीनियर मोमेंटम निकालिए, आर क्रॉस पी करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक और देखिए, अभी तो हम लोगों ने बच्चों वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया कि एल वेक्टर बराबर आर क्रॉस पी। थोड़ा सा मैग्नीट्यूड फॉर्म देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हाँ सर अभी जो इसने पूछा था, आप बोले थे सर आंसर +2 आ जाएगा, तो पोजीशन तो चेंज हो जाएगी उसकी फाइनल में, लेकिन वो तो चला ही नहीं जेड। पोजीशन तो चेंज हो जाएगी मतलब सर यहाँ पे 0 है, आपने -2 रखा, नीचे वाले 0 माना तो सर -2 से +2 आया फाइनल आंसर में, सर +2 आ गया तो पोजीशन तो चेंज हो गई। तो क्या हो गया, ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ तो उसमें क्या था, मतलब ये अगर तीसरा वेक्टर नहीं, देखिए मेरे हिसाब से ये होगा, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये पोजीशन में चेंज नहीं बता रहा, आप समझिए ये पोजीशन में चेंज नहीं है, ये इस पोजीशन के इसके अबाउट निकालना है ना आपको एंगुलर मोमेंटम, और ये पार्टिकल की पोजीशन है। ठीक है, 1,1,0 के अबाउट निकालना है और ये पोजीशन है। तो इस 1,1,0 और ये पार्टिकल का पोजीशन है, तो पार्टिकल का पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब मान लीजिए नहीं दिया है, ये कोऑर्डिनेट ही नहीं दिया है, 1,2 दिया है, जेड कोऑर्डिनेट ही नहीं दिया है, तो फिर कैसे करेंगे आप? जेड कोऑर्डिनेट को तो मानना पड़ेगा ना आपको 0 से माइनस, नहीं तो आप पोजीशन वेक्टर उसका कैसे निकालेंगे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में? चला या चला उससे मतलब नहीं है, इसके अबाउट निकालना है। जब पार्टिकल पोजीशन ये है, थोड़ी देर बाद पार्टिकल पोजीशन कुछ और होगी, तो एंगुलर मोमेंटम कुछ और हो जाएगा, है ना। ये जो पोजीशन वेक्टर आप निकालते हैं, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये पोजीशन है पार्टिकल की इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, मैं आपका वैसे समझ नहीं पा रहा हूं, कुछ भी हो आप माइनस कर दीजिए इसको सिंपल पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए। जो आप बोल रहे हैं कि वो कांस्टेंट रहेगा, वो एक्स एक्सिस के अबाउट चलता है, वो है क्या जो आप बोल रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए, चलिए आप रख लीजिए, जाते जाते डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, बोलिए। तो एफ डॉट एस लगाएंगे सीधे सीधे, वो अगदन पूछा है ना, एफ डॉट एस लगाएंगे। पहला वाला पोजीशन कितना दिया हुआ है? -2i + 5j, और दूसरा वाला 4j कैप प्लस 3k कैप, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कर लीजिए। ठीक है, तो जब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा -2i और 4j - 5j तो -j, और 3k - k तो 3k। ठीक है, क्या हो गया, तो ये नहीं दिया हुआ है। अब देखो देखो, तो तुम लोग सुनो सुनो बच्चे सुनो, कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है। जिस पॉइंट के अबाउट पूछा गया हो, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट पूछा गया है और ये पार्टिकल के पोजीशन है, बिल्कुल कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो जो पार्टिकल की पोजीशन है और जिसके अबाउट पूछा गया है, आप सिंपल माइनस कर दीजिए, आपका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। और उस पोजीशन वेक्टर का आपको क्रॉस लेना है लीनियर मोमेंटम के साथ। लीनियर मोमेंटम कभी कभी सवाल में आपको क्लियरली देगा, जैसे इस सवाल में मैंने वेलोसिटी दिया है तो आपको मास के साथ मल्टीप्लाई करके लीनियर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई आप सभी को? बोलिए बच्चों, क्लियर है ना ये? इसमें कोई इतना हाँ इसमें इतना डिस्कशन की बच्चों जरूरत नहीं है, अननेसेसरली का इलोंगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके अबाउट पूछा जाए, जो पार्टिकल की पोजीशन दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए, पोजीशन वेक्टर निकालिए, क्रॉस कर लीजिए लीनियर मोमेंटम के साथ, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है ना सबको? हाँ बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो एंगुलर मोमेंटम वाला वहां से। कहाँ कहाँ गए थे आप लोग? सर यहीं थे, जो समझ नहीं आ रहा था। क्या नहीं समझ में आया बेटा?
आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? ये क्या लिखा हुआ है आर क्रॉस पी, ये क्लियर है आपको? हाँ जी सर। ये क्या है बेटा बताइए? ये एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं सर। हाँ हाँ, तो इसमें ये दो चीजें ये हैं, वो क्या है? ये वाला वेक्टर क्या है पहला वाला? सर आर वेक्टर और पी वेक्टर है। हाँ हाँ, वेरी गुड। आर वेक्टर को हाँ, आर वेक्टर क्या होता है? सर जहाँ से मतलब हेड पे जा रहे हैं, जहाँ से निकाल रहे हैं ना, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं उससे पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर आर वेक्टर होता है। हाँ जी सर। ठीक है, तो वो लिख दिया। और एम पी होता है लीनियर मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी लिख दिया है ना। बाकी ये बेसिक चीजें। अब आ जाओ, अभी सवाल में पूछा गया है कि फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट 110, है ना, 110 के अबाउट बताना है। इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 3 माइन, हाँ क्या नहीं आया आपको? सर ये आगे से जो एंगुलर मोमेंटम निकाल रखा है ना आपने, आई के बाद में -20 वाला हो गया। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ए क्रॉस बी, है ना। तो उसमें जब हाँ जी सर। आई कंपोनेंट निकालते हैं तो आई वाले कॉलम को हाइड करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, -2 × 10 -20, फिर -20। ठीक है, जब जे निकालेंगे तो वैसे ही के करेंगे। ठीक है बच्चों, ये बहुत मुझे लग रहा है मुश्किल कॉन्सेप्ट है ना ये आर क्रॉस पी करना, क्या कहते हो? नहीं सर। आ रहा है तुम लोग को समझ बच्चों? नो सर। चलिए आइए अगला आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट तो जैसे आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर सीधा सीधा करना, कई बार मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड जैसे दो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एल बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर रखना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम और साइन थीटा रखना है। जैसे मैंने टॉर्क के केस में भी आपको बताया था, सेम डिस्कशन यहां पे भी होगा। एक बार पहले भी हम लोग इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, फिर से बताता हूं। अगर आप इसको देखें तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा आर परपेंडिकुलर इंटू लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आर परपेंडिकुलर इंटू लीनियर मोमेंटम। और जब आपको, या तो आप ऐसे कर लीजिए आर परपेंडिकुलर इंटू लीनियर मोमेंटम, या फिर बच्चों आप ऐसे कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एल बराबर आर इंटू पी परपेंडिकुलर, लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग टॉर्क में आर परपेंडिकुलर इंटू एफ या फिर एफ परपेंडिकुलर इंटू आर यूज करते थे, दोनों में से आप कुछ भी यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। एक आसान सा सवाल लेता हूं बच्चों, उम्मीद करता हूं सारे तुम लोग कैलकुलेट करके सही बताओगे। एक बॉल है बच्चों, ऊपर से गिर रही है, किसी मोमेंट में उसकी स्पीड नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, एक पर्सन है, मास ऑफ द ब्लॉक आप ले लीजिए 2 किलो। ठीक है, इस मैन के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है, या मैन या ओ, जो आदमी खड़ा है ये पॉइंट ओ पे खड़ा है, इसी के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताना है। और इनके बीच की दूरी मैं आपको दे देता हूं, ये दूरी कुछ मान लीजिए 2 मीटर है। ठीक है, बताइए बच्चों इसका आंसर जल्दी से। इस मोमेंट पे बताना है आपको, इस मोमेंट पे एंगुलर मोमेंटम कितना है पार्टिकल का एट द गिवन मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। एट दिस मोमेंट बच्चों, बात का नहीं पूछ रहा हूं मैं, केवल इसी मोमेंट पे पूछ रहा हूं जब उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, मास 2 किलो है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर है। आपको एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ बताना है पार्टिकल का। सर 40 आ रहा है। 40 सर 40 डायरेक्शन नीचे मतलब माइनस जे कैप। ओके, 40 सही है बच्चों, आंसर 40 सही है। बस मुझे बता दो, इनवर्ट आ रहा है। ओके, देखिए बच्चों, जब मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे ना, तो जैसे मैंने कहा कि आर परपेंडिकुलर इंटू पी कर दीजिए या आर इंटू पी परपेंडिकुलर कर दीजिए, मैं दोनों तरीके से बताता हूं आपको। देखिए अगर आप आर परपेंडिकुलर इंटू पी यूज करेंगे तो देखिए लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन ये है बच्चों, बातें नहीं करिए प्लीज, ये लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन है और पॉइंट ओ से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है।
तो आर परपेंडिकुलर इंटू पी यूज कर लीजिए आप, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर बेटा 2 है और इंटू पी, पी मतलब लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, तो 2 इंटू 10, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 40 जूल सेकेंड। रही डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन बच्चों यहां से आप इस ओ पॉइंट से पार्टिकल को ज्वाइन कर दीजिए, आर वेक्टर हो जाएगा, ये आर वेक्टर है। लीनियर मोमेंटम वेक्टर डाउनवर्ड्स है, तो आर क्रॉस पी कर दीजिए, आर वेक्टर इधर, पहले वेक्टर इधर फिंगर्स, पी वेक्टर नीचे की तरफ, आर क्रॉस पी करेंगे इनटू द प्लेन आएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन है 40 जूल सेकेंड और इनटू द प्लेन है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। चलिए, कितने बच्चों का आ गया था 40 जूल सेकेंड? कितने बच्चों ने सोच लिया था? एक बार हाथ उठा दीजिए तो। ठीक, गुड गुड गुड। एक और सवाल करते हैं बच्चों। एक बच्चों पार्टिकल है, उसका मास 2 किलो है, 10 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहां से एंगल इसका 37 डिग्री है, दूरी 5 मीटर है। आपको एंगुलर मोमेंटम बताना अबाउट पॉइंट ओ, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कितना होगा? 60। ओके, सर 60 60 आएगा, ठीक है, Yes, sir, 60. ओके। ठीक है, बहुत सिंपल सा बच्चों, मॉड ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है, तो मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ पी इंटू साइन थीटा, या आर परपेंडिकुलर इंटू पी कर दीजिए, या आर इंटू पी परपेंडिकुलर कर दीजिए, सबसे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आर इंटू पी परपेंडिकुलर करना है तो देखिए, लीनियर मोमेंटम के बेटा यहाँ पे 2 कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट, ठीक है, ये इधर लीनियर मोमेंटम ओरिजिनल, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो आप आर इंटू पी परपेंडिकुलर कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप आर परपेंडिकुलर, यानी ये जो दूरी है आर परपेंडिकुलर, उसको लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पे लीनियर मोमेंटम हो जाएगा 2 इंटू 10 20, और आर परपेंडिकुलर बच्चों यहां पे है, आर परपेंडिकुलर इस केस में हो जाएगा 5 साइन 37, ठीक है। तो 5 साइन 37 हो जाएगा 3/5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटू 3 कर दीजिएगा, आर परपेंडिकुलर, आंसर आ जाएगा 60 जूल सेकेंड, ठीक है। अब सब बच्चों का आ गया होगा, कुछ बच्चों ने आर पी साइन थीटा लगाया होगा, कुछ लोगों ने आर परपेंडिकुलर इंटू पी लगाया होगा, ठीक है। तो 60 जूल सेकेंड आना चाहिए। अब मान लीजिए बच्चों पार्टिकल किसी मोमेंट पे यहां पे है, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल बच्चों यहां पे पहुंच गया, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मास तो मोशन में चेंज ही नहीं हो रहा है, 2 किलो है। आप मुझे बताइए बच्चों, लीनियर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ इस बार निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी या सेम ही आनी चाहिए? सेम आएगी, कारण क्या है? सर क्योंकि बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो सेम रहता है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है ना, वेलोसिटी चल रहा है, वेलोसिटी टाइम करने वाली है और दूसरी वाली बराबर है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, इस वजह से एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। अब कई बार होता है बच्चों की, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्यों नहीं चेंज हो रहा है एंगुलर मोमेंटम, कारण देखिए समझिए, इस टाइप के बच्चों बहुत सारे सवाल आएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे पॉइंट ओ के अबाउट निकाल रहे हैं तो देखिए लीनियर मोमेंटम तो चेंज नहीं हो रहा, तो पी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप देखें तो आर चेंज हो रहा है, मतलब उस पॉइंट से पार्टिकल की दूरी चेंज हो रही है, लेकिन एंगल भी चेंज हो रहा है साथ साथ, तो आर भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप पार्टिकल के लाइन ऑफ मोशन की पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो वो हमेशा कांस्टेंट है, देखिए थ्रू आउट कांस्टेंट है ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर परपेंडिकुलर इंटू पी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम होता है आर परपेंडिकुलर इंटू पी, तो आर परपेंडिकुलर चेंज नहीं हो रही है और लीनियर मोमेंटम भी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें नोट बना के एक पॉइंट लिख लीजिए, इफ अ पार्टिकल
नोट बना के लिख लीजिए बच्चों, इफ अ पार्टिकल is traveling on a straight line with constant speed then its angular momentum about a point is constant. सर बोलिए। सर एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रहेगा सर? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। सर ये थोड़ा बड़ा ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? सर बीच में क्वेश्चन लगा रहा कुछ पूछना है सर। एक सेकंड रुक जाओ, ये सवाल करते हैं फिर करेंगे। ये दिख रहा है क्या बच्चों आपको सवाल? दिख नहीं रहा है क्या ऐसे? चलिए मैं एक्चुअली इसको ना, ये सेव हो चुका है, मैं इसको बदल नहीं पाऊंगा, मैं पढ़ देता हूँ सवाल। सवाल ऐसा है कि एक अच्छा हो जाएगा क्या? चलिए ठीक है, मैं अच्छा इससे हो जाएगा क्या? इससे इससे इसको ऐसा कर दें? अरे यार जलवा हो गया भाई। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ चलिए, अब दिख रहा है बच्चों? चलिए बताइए क्या लग रहा है आपको, पढ़िए। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी ठीक है। कारण एक बार फिर से बच्चों वही है कि पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और स्पीड कांस्टेंट है, तो लीनियर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट विल नॉट चेंज। अब एक बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या कारण क्या है इसकी, तो देखिए पार्टिकल जैसे जा रहा है, देखिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं, वो होता है r परपेंडिकुलर इंटू p। अब देखिए वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि लगातार स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर आप उसके लाइन ऑफ मोशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करें पॉइंट ओ से, तो भले ही पार्टिकल की दूरी पॉइंट ओ से बढ़ती जा रही है, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ मोशन का वो चेंज नहीं हो रहा है। लाइन ऑफ मोशन तो ये है, ठीक है, उस लाइन ऑफ मोशन का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सर डायरेक्शन चेंज होगी क्या? डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगी। जैसे आप देखिए ऐसे जा रहा है तो पॉइंट ओ के अबाउट इनटू द प्लेन एंगुलर मोमेंटम आएगा। ऐसे जा रहा है ना, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, ऐसे जा रहा है तो इनटू द प्लेन ही रहेगा थ्रू आउट। तो जैसे ऐसे जाएगा, ना आर परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, ना लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ चेंज नहीं होगा। एक बच्चों थोड़ा सा चेंज करता हूं, आप मुझे बताइएगा आप अपने आंसर को कैसे चेंज करेंगे। ये जो लाइन ऑफ मोशन है वो पॉइंट ओ से ही पास हो रही है। अब आपको क्या कहेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ के बारे में? पार्टिकल पहले यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, v स्पीड है, मास m है, ठीक है, पॉइंट ओ से पास हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ अब क्या कहेंगे आप? जीरो हो जाएगा। कारण क्या है जीरो होने का? बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, आर परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम का जो मॉड है वो जीरो हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल
उस पॉइंट से पास कर रही है जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आंसर 0 आएगा। सेम कॉन्सेप्ट मैंने टॉर्क के लिए भी बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर उस पॉइंट से पास कर रही है जिसके अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसका आंसर 0 आएगा। इसी तरह से बच्चों, अगर लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल उस पॉइंट से पास कर रही है जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आंसर 0 आएगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको फटाफट से। ये तो कांस्टेंट है, और लाइन ऑफ मोशन अगर पॉइंट ओ से पास हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 आएगी। जो पूछना चाह रहे थे, क्लियर हुआ डाउट? हाँ बोलिए। यस सर, डाउट तो क्लियर हो गया सर। इस लाइन को किसी एक एक्सिस के अबाउट ही पैरेलल कर दें तो सर चेंज हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। किसी एक्सिस के अबाउट पैरेलल करते हैं? नहीं समझा मतलब। जैसा आपने पीछे वाला क्वेश्चन लगाना एक बार। हाँ बोलिए। सर अब तो चेंज होता जाएगा ना सर एंगुलर मोमेंटम, जैसे बॉडी आगे बढ़ती जाएगी। किस पॉइंट के अबाउट? इसके पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट चेंज नहीं होगा। कोई भी पॉइंट ले लो, चेंज नहीं होगा। आप ये पॉइंट ले लो, आप कोई पॉइंट मुझे बताओ, मैं उसमें। हाँ जब ये आगे बढ़ जाएगा तो मैं सर यहाँ पे देखें तो थीटा चेंज नहीं हो जाएगा सर? थीटा चेंज होगा, आर भी तो चेंज होगा ना बेटा। आर चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, दोनों चेंज होंगे, और इस तरह से चेंज होगा कि आर साइन थीटा कांस्टेंट रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, है ना। थीटा भी चेंज होगा, आर भी चेंज होगा, पर आर साइन थीटा कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए। अभी तक बच्चों हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम एक पॉइंट के लिए पढ़ा था। अब एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे फॉर अ रिजिड बॉडी। तो एंगुलर मोमेंटम L फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल बच्चों, और फॉर रिजिड बॉडी। एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी। जैसे मान लीजिए बच्चों ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये एक्सिस पास हो रही है उसके थ्रू, एक्सिस उसके थ्रू पास हो रही है, और ये मान लीजिए ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट आई है। तो हमें, जैसे हम लोगों ने अभी एक पार्टिकल के लिए डिफाइन किया है ना, आर क्रॉस पी, वो एक सिंगल पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल के लिए। अब ये जो रिजिड बॉडी है, ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल है। तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों मैं एक हिंट देता हूं, अगर आप लोग समझ जाइएगा तो मुझे आंसर जरूर बताइएगा। जैसे बच्चों हम लोग लीनियर मोमेंटम को लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी, वैसे ही अगर हम लोग को एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो मास को रोटेशन में हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं बच्चों? आई से। और लीनियर वेलोसिटी कर देते हैं ओमेगा से। तो जो एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस रिजिड बॉडी का, वो होगा आई इंटू ओमेगा। ठीक है बच्चों, इसको प्रूफ करते हैं वैसे हम लोग। जैसे मैंने आपको एक पार्टिकल बताया, ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, तो हम हर पार्टिकल का लिख के फिर उसको जोड़ेंगे, उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी, हमारे लिए कोई पर्पस नहीं है। बस अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा। अच्छा इसमें चीज ध्यान रखिएगा, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा होगा उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिएगा, वो उसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा लिखिएगा, तो एंगुलर मोमेंटम भी उसी एक्सिस के अबाउट आएगी। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग स्केलर मान के चलते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो एंगुलर स्पीड के डायरेक्शन में होगा। तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर स्पीड होगी उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा। नोट कर लीजिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी, सिंपल स्टेटमेंट आई ओमेगा। एक दो सवाल करेंगे। ठीक। अब इसमें परेशान मत होइएगा बच्चों, जो वेक्टर है एक्सेल वेक्टर है, यूनिट जूल सेकंड होंगे, डायमेंशन सब कुछ सेम है, क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, बस रिजिड बॉडी के लिए आई ओमेगा होगा। दिख रहा है बच्चों, ये इसको भी बड़ा करें? नहीं दिख रहा है, रुकी रुकी रुकी। दिख रहा है। अरे अब तो रुक जाओ यार, अब वो टूल पता चल गया भाई, रुको थोड़ा इस्तेमाल किया जाए। दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक, अच्छा अच्छा, अब नहीं दिखेगा। रुक जाओ यार, चलो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो। दिख रहा है ना? अरे सर आप स्क्रीन बाहर चले जाएगा ना, मत करो।
और सूरज भाई कैसे हैं? जब से रोटेशन शुरू हुआ है बोल नहीं रहे हैं आप कुछ। बढ़िया है, बढ़िया है। तो रोटेशन में कुछ विचार नहीं व्यक्त कर रहे हैं आप, क्या बात है? अरे मैं आ ही नहीं रहा हूँ सर। जब तक रोटेशन चलेगा तब तक नहीं आओगे? ना, अरे परसों मेरा एक वो आया था, आपने देखा सर, सूरज ब्लॉग करके चैनल है। अरे सूरज व्लॉग चैनल तो नहीं देख पाए यार, सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी, और ज्वाइन करके पैसे भी देने पड़ेंगे क्या? अरे वो मेरा एक फॉलोअर है ना सर, उसने अपना नाम रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो तुम कौन सा चैनल चलाते हो भाई? सब्सक्राइब कर लिया जाएगा। नहीं, चैनल का नाम क्या है आपके यूट्यूब का? मैं सब्सक्राइब करूंगा, एक सब्सक्राइबर मिलेगा आपको। अरे 3-4 चैनल है सर। तो पढ़ाई कब होती है फिर? सर पढ़ाई वाला बता रहे, सुबह टूडे मत ही करना सर। ओके, आंसर बताइए बच्चों इसका। इस पहले बोला सर 2.5 2.5 50 50 आ रहा है। सबके आंसर कैसे कैसे अलग अलग आ रहे हैं? अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास रोटेट्स अबाउट इट्स रेडियस ऑफ द सिलेंडर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ। बच्चों देखिए, पहली बात तो सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखिएगा आप, इसका बताइए जरा। ओ ओ बच्चों ये 1/2 mr² लिखिएगा, सॉलिड सिलेंडर है बेटा। हाँ, 1/2 m की वैल्यू 20, r² यानी 0.25 का स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा एंगुलर स्पीड हमें 100 दी हुई है, तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों हो जाएगा 10 इंटू 0.25 इंटू 100, ठीक है बच्चों। 625 तो 62.5 यही आएगा ना? चलिए एक और बच्चों बिल्कुल बेसिक सा सवाल, चूंकि तुम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कमाल किया है तो मैं एक सवाल और ले लेता हूं। एक सॉलिड स्फीयर है और वो रोटेट हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट हो रही है। रेडियस है बच्चों इसका 2 मीटर, मास है इसका बच्चों 10 किलो, और एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन इज 14 रेडियन पर सेकेंड। तो आप एंगुलर मोमेंटम बता दीजिए इस एक्सिस के अबाउट। सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है। ओके बच्चों एक ही बच्चे का आंसर आया है, बाकी लोग। सर 224 224, ओके। तो 784 784 ओके। अच्छा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस एक्सिस के अबाउट कितना लिखेंगे, इसका सॉलिड स्फीयर का? बिल्कुल, तो शायद 7/5 mr² लिखा जाएगा ना बच्चों। 2/5 mr² सेंटर के अबाउट और प्लस mr², हाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो 7/5 m की वैल्यू बच्चों 10, r² मतलब 4, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे तो बच्चों 14 इंटू 4, देखते हैं बाद में कुछ बनेगा कुछ तो, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो I इंटू ओमेगा, तो 14 इंटू 4 इंटू ओमेगा। तो बच्चों 14 इंटू 14 196, और 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे 784 जूल सेकेंड आएगा। ये आंसर आना चाहिए बच्चों, 784 जूल सेकेंड, ठीक है। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ हाँ, इससे कल पढ़ेंगे बच्चों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ सर वो सर्च करना ना, सूर्य लिखना, फिर DUNGRA लिखना। तुम बताओ कुछ अच्छा उसमें, क्या आप किसके बेसिस पे है आपका ब्लॉग, मतलब क्या करते हैं? अच्छा उसमें आप पढ़ाते हैं? हाँ, कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? आप देख लेना सर, 150 से ऊपर नीचे है। सारे कैसे देख पाएंगे, कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? अरे आप मतलब कुछ भी देख लेना।
चलिए ठीक, कुछ भी देख लेंगे। नाम क्या है चैनल का? सर सूरज। हाँ फिर स्पेस लिखना, थोड़ा सा जगह छोड़ के। अच्छा, सूरज और SURAJ, फिर जगह छोड़ना है, फिर DUNG RAKOTI। ठीक है, आप देखेंगे आज तुम्हारा चैनल बच्चों। और हाँ देखिए, आप में से किसी के पास भी देखिए, पढ़ना तो है ही बच्चों, है ना, बहुत बढ़िया एग्जाम है और बहुत अच्छा सक्सेसफुल करियर रहता है, इसमें मेहनत है अभी 2 साल। लेकिन थोड़ा सा और भी अगर बच्चों आपके पास कुछ टैलेंट है, कोई अपना कुछ भी लिखते हो या कुछ गाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो उसको, उस स्किल को प्लीज खत्म मत होने दीजिएगा। जब भी समय मिले, 15 मिनट 20 मिनट दिन में या हफ्ते में 1 घंटे मिले, तो उसको जरूर कैरी फॉरवर्ड करिए, बहुत यूजफुल होता है। क्योंकि अब डॉक्टर बनना तो जिंदगी में एक है ही, पर उसके अलावा भी कुछ है, अगर आपके पास कुछ नेचुरल गिफ्ट है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, अगली क्लास में मिलेंगे, अगला मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बाय बेटा।